आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीई विद्यालय के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में मात्र 24 घंटे के अंदर 1200 बच्चों ने अपना प्यार और सम्मान दिखाया है। उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उसी की बदौलत हम आपके सामने लेकर के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। आपके स्कूल में जो आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा होगा या आपके कोचिंग में जो आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा होगा जिसे आप लोग जंजी बोलते हो, वो हमेशा इंटीग्रेटेड रेट लॉ को IRL बोलता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IRL, है ना, शॉर्ट फॉर्म। आजकल दुनिया ना शॉर्ट फॉर्म पे बिलीव करती है। उनसे कहते कुछ बोलना है, हमेशा ज्यादा प्रेफर करेंगे शॉर्ट फॉर्म बोलना, है ना। इसी वजह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ को IRL लोग बोलते हैं। इसको हम समझेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। मतलब अगर मैं क्लास में जाता हूं और पूछता हूं कि बताओ भाई केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें कहां दिक्कत होती है, तो कहते हैं सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर ये आता कैसे है, ये नहीं समझ में आता। तो आज की क्लास में तुम बने रहना, तुम्हें ऐसा फील दूंगा, तुमसे सारे सवाल बनेंगे और ये कंसेप्ट तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और यहां पे भाई हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को भी समझेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को समझेंगे। एक होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन तो मतलब आज की जो क्लास है ना, ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। पैकेज मतलब समझते हो ना, हाँ, तुम्हारे लाइफ का कंप्लीट पैकेज होने वाला है। और आज की क्लास से आप बहुत सारे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितने भी हमारे एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ है, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, क्लास को तो पढ़ लेते हैं, समझ भी जाते हैं, पर वो ग्राफ को छोड़ देते हैं। तो जितने भी ग्राफ एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, उसको भी डिस्कस करेंगे। नीट और जेईई के पीवाईक्यूज करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए भाई, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई जोश के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। आइए समझते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो यार, जब किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इसका यूज क्या है। जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ लोगे तो आप क्या क्या कर पाओगे, ये आपको मैं पढ़ा क्यों रहा हूं। जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ लोगे तो आप बता पाओगे कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, आप ये बताओ, तो अगर आपको IRL आता है ना तो बहुत आराम से बता दोगे। साथ ही साथ अगर आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना होगा कि बताओ ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो उसमें जो आपकी हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर आपको किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर T½ बोलते हैं, अगर आपको इसको बताना है तो इसमें भी आपको हेल्प करेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे सामने कोई एक रिएक्शन है, मैं आपसे बोल दूं A गिव्स आउट B, ये हमारी एक रिएक्शन है। इसमें A एक रिएक्टेंट है और B एक प्रोडक्ट है। ये जब रिएक्शन हो रही है तो B नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में A और B की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, तो अगर आपको इसे बताना है, यानी कहीं ना कहीं मैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा IRL। यानी IRL कुछ और बहुत बड़ी चीज नहीं है। IRL एक रिलेशनशिप को बताता है। अबे तुम्हारे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो तो तुम भूल ही जाओ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ रिलेशनशिप बताता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। किसके किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में किसी एक गिवन रिएक्शन में, है ना, बस कि भाई A और B की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। अब ये जो लॉ है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसको दो लॉ के हेल्प से मिलकर के बनाया गया है। कौन से दो लॉ? जैसे मान लो हमारे सामने ये रिएक्शन है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो A का, तो क्या लिखोगे? -dA/dt, यही तो लिखोगे। भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है A के लिए? -dA/dt। इसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। अरे वही यार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिफरेंशियल रेट लॉ।
अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन के लिए ए के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और एक लॉ आपने और पढ़ा होगा जिसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े होगे, हाँ सर पढ़ा है। रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए, बिल्कुल है। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो हैं, बिल्कुल मास्टर साहब। तो यहां पे हो जाएगा के और ए, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा है रेट लॉ एक्सप्रेशन और ये है हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ, है ना। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इससे मिलकर के बन जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। समझ रहे हो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं दो लोगों के मिलने से बनता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कैसे बनता है आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाएं काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी में हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो आप लोग अपने कॉपी में यही हेडिंग लगाएं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और सवाल आपका जायज है। वैसे तो मैंने इसका जवाब पहले ही दिया है, पर आइए एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे सामने कोई रिएक्शन है, ए गिव्स आउट बी, है ना। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, रेट लॉ लिखो, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यही तो होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा के और यहां पे हो जाएगा ए। अगर मैं ए के पावर 0 लिख देता हूं ना, अब ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सर आपको कैसे पता कि यहां पे 0 होगा, बेटा ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। हम मान लेते हैं अभी कि इसके पावर 0 है तो ये जो रिएक्शन होगी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर मैंने बोल दिया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अब आप इसके लिए लिखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी IRL, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमें लिखना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हो। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है तो आपको दो लॉ आना चाहिए। पहला कौन सा, पहला आना चाहिए डिफरेंशियल रेट लॉ, जिसको हम लोग DRL बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो तो आप क्या बोलोगे, ये तो हो जाएगा माइनस DA बाई dt, वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, माइनस साइन लगता है तो माइनस DA बाई dt हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो वो तो हमने अभी ऊपर लिखा है। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा के ए के पावर 0। अब अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ है और रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसको इक्वेट कर देना है। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे माइनस DA बाई dt को इक्वल कर देना है के ए के पावर 0 के। बस डिफरेंशियल रेट लॉ को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा किससे, रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस dt को इधर भेज दूं, कहां, इधर, और इस a के पावर 0 को dt के जगह पे ले आऊं, मतलब मैं dt को इधर भेज दूं और a के पावर 0 को यहां ले आऊं, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा सर, भाई एक बात बताओ, ये हो जाएगा माइनस DA और बेटा यहां पे क्या आ जाएगा a के पावर 0 और इधर क्या हो जाएगा के dt। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे जरा ईमानदारी से एक बात बताओ, किसी के पावर 0 होने का क्या मतलब है, किसी के पावर 0 होने का मतलब तो 1 होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 10 के पावर 0, 15 के पावर 0, तो इसका मतलब किसी के भी पावर 0 हो तो 1 होता है। तो क्या a के पावर 0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि नीचे तो किसी के पावर 0 तो 1 होता है ना, तो क्या नीचे 1 लिखूं, कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूं माइनस DA। बोलो क्लियर है क्या। अब इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ IRL, तो मतलब जरूर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दोनों तरफ करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब के तो कांस्टेंट है तो के इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो।
जैसे मान लो ये रिएक्शन है, अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो ये तो रिएक्टेंट है ना। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन रही होगी रिएक्टेंट की ना, है ना। बोलो जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो भाई रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन नहीं होगी। तो मानते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रही होगी उसको मैंने बोल दिया ए नॉट। ए नॉट मतलब क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो शुरुआत में कंसेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की उसको मैंने बोल दिया ए नॉट, ठीक है। थोड़ी देर के बाद t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, इसको मैं बोल देता हूं AT, इसको मैं बोल देता हूं फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तब जो कंसेंट्रेशन है उसको मैंने ए नॉट बोल दिया, और थोड़ी देर के बाद t इक्वल टू टी सेकेंड पे जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको मैंने AT बोल दिया। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, देखो यहां पे d के बाद a है ना, तो a वाली लिमिट लगेगी, कहां से कहां तक लगेगी, a नॉट से लेकर के AT तक। और टाइम की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू t तक। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, dA का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो हो जाएगा a, और लिमिट कहां से कहां तक है, a नॉट से AT तक, और बाहर एक साइन लगा है माइनस का, इक्वल टू k। dt का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t तक। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t के जगह पे t को रखेंगे, एक बार 0 को रखेंगे। ओवरऑल जब ऐसा करेंगे हम तो आएगा kt, इसमें तो kt ही आएगा क्योंकि kt माइनस 0 होगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, kt ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब हम ऐसा करेंगे तो आएगा kt, बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताओ, a के जगह पे एक बार AT को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AT माइनस ए नॉट। अच्छा आपको मैथ का एक रूल पता है, अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं, इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस AT। मैथ वाले बच्चों को पता होगा कि अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो इसको लिख सकता हूं ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। तो बेटा ये जो हमारे सामने निकल के आया है ना, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसे आपको लर्न करके रखना है। किसे लर्न करके रखना है, इसे लर्न करके रखना है, ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। ये आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप कभी भूलना मत, कभी मत भूलना मेरे भाई, ये आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, हाँ सर। तो आपने देखा कि जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लेते हो तो आप ये जान पाते हो। अब मान लो आपसे मैं पूछूं के बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ, तो आपको ए नॉट पता होगा, AT पता होगा, आप के बता दोगे, यहां से आप टाइम बता सकते हो, सारी चीजें आप बता सकते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हेल्प से। तो बोलो समझ में आई आपको सारी बातें, हाँ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन है जिसकी ऑर्डर 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो इसके लिए हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, है ना। हाफ लाइफ को केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बोलते हैं टी हाफ। ये जो हाफ लाइफ है ना, इसको केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बोलते हैं टी हाफ, टी हाफ। अब टी हाफ का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स आउट बी, है ना। हाँ सर ये रिएक्शन हो रही है, एज्यूम करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन रही होगी रिएक्टेंट की, उसको मैंने बोला ए नॉट। कुछ देर के बाद t इक्वल टू टी सेकेंड पे कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उसको बोलेंगे AT। अच्छा अब ये हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो जो पहले कंसेंट्रेशन थी उसकी आधी हो जाए, मतलब वो समय जब रिएक्टेंट आधा हो जाए उसे बोल देते हैं क्या, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, half life is the time required for the concentration of a reactant to become half of its initial value। मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। हाफ लाइफ अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हाफ लाइफ क्या हो, तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना वो क्या हो जाए, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाए। मान लो ए नॉट था इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए उसे ही क्या बोल देते हैं, उसे ही बोल देते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कोई बड़ी चीज नहीं है, शुरुआत में जो कंसेंट्रेशन थी वो समय जब उसकी कंसेंट्रेशन आधी हो जाए, जो मान लो पहले कंसेंट्रेशन थी ए नॉट,
तो जब उसकी कंसेंट्रेशन आधी हो जाए, A0/2 हो जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में इसकी कंसेंट्रेशन थी A0 और t इक्वल टू टी सेकेंड पे जो उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन होगी वो होगी 80। तो जब 80 की वैल्यू A0/2 हो जाए तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कोई और चीज नहीं है, हाफ लाइफ वो समय, टी हाफ वो टाइम है जब 80 की वैल्यू A0/2 हो जाए। सिंपल। हाफ लाइफ क्या है? वो समय है जब 80 की वैल्यू A0/2 हो जाए, मतलब रिएक्टेंट जो इनिशियल था उसका आधा हो जाए। अच्छा, अब ना हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन। या मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाफ लाइफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, हाफ लाइफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये मैं आपसे पूछूं तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी आपने मेरे साथ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। ये क्या था सर? ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर मैं एक काम करूं, यहां पे हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ को बोलते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ वो होता है जब 80 की वैल्यू कितनी हो जाए? A0/2 हो जाए। तो आप कुछ मत करो, 80 की जगह पे A0/2 पुट कर दो, तो A0 माइनस A0/2 इक्वल टू K, और यहाँ पे T जो है क्या हो जाएगा? ये T हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा A0/2 इज इक्वल टू K T हाफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं T हाफ कितना होगा, T हाफ बताओ, तो ये हो जाएगा A0/2 K। मैं तुमसे पूछूं T हाफ की वैल्यू बताओ, T हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा A0/2 K। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होगा तो आप इसी फार्मूले से करोगे, T हाफ इक्वल टू A0/2 K। तो देखो, अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता है ना किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे मान लो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता था, अब हमको हाफ लाइफ निकालना था, तो मैंने कुछ नहीं किया। हाफ लाइफ क्या होता है? जब जो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाए, यानी 80 की वैल्यू A0/2 हो जाए। तो मैंने 80 की वैल्यू A0/2 पुट कर दिया और देखो हमने हाफ लाइफ निकाल दिया A0/2 के। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आप ना जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं आपको ना कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि आप बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी K की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी K की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी K की। तो मैं आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता देता हूं, इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का K की वैल्यू निकाल पाओगे। क्या होगा? ये हो जाएगा मोल के पावर 1 माइनस n, सेकेंड के पावर n माइनस 1, नहीं सॉरी, मोल के पावर 1 माइनस n, लीटर के पावर n माइनस 1 और सेकेंड के पावर -1। बस ये आपका एक ऐसा फार्मूला है, इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का K की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि बताओ यूनिट ऑफ K फॉर, पहला मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं, या मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ K क्या होगी। तो आप कुछ मत करो, इस n के जगह पे जीरो पुट कर दो, आपको K की यूनिट मिल जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की आपको यूनिट बताना है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, मोल 1 और n के जगह पे क्या पुट करोगे? जीरो। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा मोल के पावर 1, है ना, मोल के पावर 1। तो मोल के पावर 1 मतलब 1। लीटर, यहां पे n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? जीरो। तो ये हो जाएगा लीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर -1। तो ये हमारी क्या यूनिट आ गई? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट आ गई। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें K की यूनिट बताओ, देखो हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट अलग अलग होती है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट बताओ, है ना, इसके लिए K की यूनिट बताओ, तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 1 पुट करोगे। तो मोल 1 के पावर 1 माइनस n की जगह पे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल के पावर 0। यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हो जाएगा लीटर के पावर 0 और यहां पे हो जाएगा सेकेंड -1। अच्छा एक बात बताओ, किसी के पावर 0 तो 1 होता है ना,
तो ओवरऑल ही कितना हो जाएगा, सेकेंड माइनस 1। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए बताओ के की यूनिट, तो आपको कुछ नहीं करना है, एन के जगह पे 2 पुट कर देना है, बस करो। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 ऑर्डर के लिए, 3/4 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट बताओ, मतलब मैं तुमसे कुछ भी पूछ लूं तो एन के जगह पे 3/4 पुट कर दो। तो मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो उसकी के की यूनिट आप बता सकते हो, सिंपली आप इसको बता सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ग्राफ्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जिसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। चलो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, A0 - AT इज इक्वल टू KT। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा अगर मैं एक काम करूं, तुम सुनो मेरी बात को, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं इस -80 को इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, A0 - AT इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +80, और KT को इधर लेकर के जाऊं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो 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 सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जो A0 है इसको यहीं पे रहने दूं, -80 को इधर ले जाऊं इक्वल टू के इस तरफ तो ये +80 हो जाएगा, और KT को इधर लाऊं तो -KT हो जाएगा। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, है ना, A0 - KT इक्वल टू A0 आए, यहां पे हो जाएगा 80। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इस 80 को मैं इधर लेकर के चला गया और KT को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू A0 - KT। क्या आया यहां से आया 80 इक्वल टू A0 - KT। अब मैं एक काम करने वाला हूं, क्या करने वाले हैं सर, अब मैं ना टाइम और 80 के बीच का ग्राफ बनाने वाला हूं। 80 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम के बीच का एक ग्राफ बनाने वाला हूं। यहां पे जो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये कुछ और नहीं बेटा, ये 80। तो 80 और टी के बीच का ग्राफ बनाने वाला हूं। कैसे बनेगा भाई, 80 को हमने रखा है y एक्सिस में, ठीक है सर, t को हमने रखा है x एक्सिस में, x के साथ जो होता है वो m होता है, और इधर हो जाएगा +c। तो आप ध्यान से देखो, 80 को हमने रखा y एक्सिस में, t को रखा x एक्सिस में। तो आप एक बात बताओ, इस ग्राफ की स्लोप कितनी है बताओ, इस ग्राफ की स्लोप जो है माइनस के है ना, मतलब स्लोप माइनस के है। अच्छा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, A0। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा सर, क्योंकि इस ग्राफ की कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है। C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस में कुछ ऊपर दूर जाकर के यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, A0। और इस ग्राफ का स्लोप कितना है बताओ, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो है माइनस के। तो ये आपको लर्न करके रखना है, ये आपको लर्न करके रखना है, ये ग्राफ होता है 80 और t के बीच का। अच्छा अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप बताओ, अगर हमारी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, A गिव्स आउट B, ठीक है, R इक्वल टू K A की पावर 0, मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं, और मैं ग्राफ बना रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच का, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक बात बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन ए की चेंज करूं, मतलब पहले A करूं, फिर 2A करूं, फिर 3A करूं, तो कुछ भी करूं मैं, A करूंगा तो भी रेट चेंज नहीं होगा, 2A कर दूंगा तो भी रेट चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी के भी पावर 0 1 ही होता है ना। मैं यहाँ पे 10A कर दूं, उसका भी पावर 0 1 होगा, मैं यहाँ पे 50A कर दूं, उसका भी पावर 0 है तो 1 ही होगा। तो मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट रहती है। कई बार आपसे कहते हैं कि रेट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये भी भाई सेम ही होगी, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट की, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होगी, और कंसंट्रेशन के चेंज होने से क्या इस रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी बात आपको हमेशा लर्न करके रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाफ लाइफ हमने पढ़ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ भी हमने पढ़ लिया, टी हाफ और A0। अब सुनिए, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी टी हाफ और A0 के बीच का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीशन टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीशन टाइम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कंप्लीशन टाइम को हम लोग बोलते हैं T 100%,
कंप्लीशन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, T100%। हाँ, कि जब रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। जैसे मान लो मैं आपसे बोल देता हूं A गिव्स आउट B, तो कंप्लीशन टाइम वो टाइम है जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, AT की वैल्यू 0 हो जाए। AT की वैल्यू जो मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 हो जाए, ठीक है। AT मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर ये जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये 0 हो जाए तभी तो कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। भाई जितना रिएक्टेंट था वो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, कंप्लीशन हो गया इस रिएक्शन का। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंप्लीशन रिएक्शन है ना, इसको कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये जो कंप्लीशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं T100%, मतलब वो टाइम जिसमें 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं T100%। इसको बोला था 2 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताओ, हाफ लाइफ जब होती है तो आधा रिएक्टेंट खत्म होता है, और एक बार और हाफ लाइफ हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ मतलब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूं, इसके लिए भी कई बार ये भी कैलकुलेट करने को आता है, तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये होता है A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंप्लीशन रिएक्शन मतलब समझते हो, जब AT क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं AT की वैल्यू 0 पुट कर दूं, भाई A0 को तो 0 कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ना। तो जब AT 0 हो जाए, A0 माइनस 0 इक्वल टू K, और यहाँ पे हो जाएगा T100%। तो आप मुझे एक बात बताओ, सुनो बे, ध्यान से सुनो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि T100% इक्वल टू, मैं तुमसे पूछूं तो ये हो जाएगा A0 बाई K, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी आपको लर्न करके रखना है कि कोई पूछे कंप्लीशन रिएक्शन, अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सिंपल से आएंगे। A0 की वैल्यू दे देंगे, K की वैल्यू दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ T100% कितना होगा। न्यूमेरिकल करते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज K, यानी हमको K के बारे में बताया गया, रेट कांस्टेंट के बारे में बताया गया। ये कितना है? 2 इंटू 10 के पावर -2 है, ठीक है। मोल लीटर सेकंड, यूनिट सब सही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज, कह रहे हैं कि 25 सेकंड के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, अगर वो 0.25 मोल है, आफ्टर 25 सेकेंड दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब 25 सेकेंड के बाद जो कंसेंट्रेशन होगी वो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये कितनी है? 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। तो व्हाट वाज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? हमसे क्या पूछ रहे हैं? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी A0 बताओ। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई एक रिएक्शन है, जैसे मान लो A गिव्स आउट B, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता दिए। कह रहे हैं 25 सेकंड के बाद जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0.25 मोल पर लीटर है। तो बताओ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी रही होगी? और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाओ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब आप लगाओगे तो आप सिंपली जान पाओगे क्या? A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT, सिंपल। अब आप जब ऐसा करोगे, A0 हमें बताना है, AT की वैल्यू कितनी है? 0.25 है। K की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 इंटू 10 के पावर -2 है। और टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू है 25 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.75 मोल पर लीटर। आप इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीख गए हो यार, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पूरी कहानी भाई सेम होने वाली है। बस अब आप ना मेरी हेल्प करो। कैसे हेल्प करोगे सर? पैसा रुपया थोड़ी मांग रहा हूं बे। वो लोग होते ना, कहते ए दोस्तों अगर मुझे सपोर्ट करना है तो एक QR कोड लगा रहा हूं, मेरी इस पे मदद करें। मैं ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरी मदद ये करो कि जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं A गिव्स आउट B, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो मतलब R इक्वल टू K और A की पावर क्या होगा? 1 होगा, तभी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी बे। बोलो बोलो बोलो, तभी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी। बोलो बाबू भाई। बिल्कुल सर।
अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या तुम लिख पाओगे? बोलो, लिख पाओगे ना? जी मालिक, बिल्कुल लिख पाएंगे। कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करो, पहले तो लिखो डिफरेंशियल रेट लॉ, है ना। डिफरेंशियल रेट लॉ कितना होगा? माइनस डी ए बाई डी टी, इसको लिख लिया। अब तुम लिख लो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख लो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कितना होगा? ये हो जाएगा के ए की पावर 1। अब दोनों को कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनके आपके सामने आ जाएगा। भाई जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा, वैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए के पावर 1 होगा। इस बार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। हाँ सर। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि डी ए के नीचे ये वाला ए आ जाए और डी टी इधर चला जाए। वही मैं डी टी को यहां भेज दूंगा और ए की पावर 1 को यहां ले आऊंगा, तो हो जाएगा माइनस डी ए, यहां पे हो जाएगा ए की पावर 1 मतलब ए ही होता है, इक्वल टू के डी टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब अगेन इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन तो करेंगे ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर दिया, के कांस्टेंट है तो के बाहर आ गया। लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक की लिमिट लगाएंगे? मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है और फाइनल कंसंट्रेशन 80 है, मान लेते हैं। तो लिमिट लगेगी ए नॉट से 80 तक। तो लिमिट लगा दिया भाई हमने, कहां से कहां तक? ए नॉट से 80 तक लिमिट लगा दिया, बिल्कुल लिमिट लगा दिया। यहां पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू t तक लिमिट लगा दिया। तो आप एक बात बताओ, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या आपको पता है, थोड़ी सी मैथ्स में पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये तो ln x होता है ना, सबको पता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये तो ln x होता है। तो एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन a, ये भी तो ln a होगा भाई। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ln x होता है, तो इंटीग्रेशन d अपॉन a क्या होगा? ln a होगा। और माइनस साइन लगाए तो हो जाएगा माइनस ln a। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? लगेगी ए नॉट से 80 तक। और इधर के dt का इंटीग्रेशन t, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार t पुट करेंगे, तो ओवरऑल के टी तो आएगा भाई। t माइनस 0 करेंगे तो t आएगा, के टी हो जाएगा, सिंपल। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं a के जगह पे एक बार 80 को रखूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ln 80 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू के टी, यही तो होगा, बिल्कुल होगा। और यहां पे एक माइनस साइन लगा हुआ है, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? वही मैथ्स, ln 80 माइनस ln a नॉट है, अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ln a नॉट माइनस ln 80 इज इक्वल टू के टी। ये हमारा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या? ln a नॉट माइनस ln 80 इज इक्वल टू के टी। सिंपल सी बात है, ln a नॉट माइनस ln 80 इज इक्वल टू के टी। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये जो आया है ना, ln a नॉट माइनस ln 80 इज इक्वल टू के टी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पढ़ा है log a माइनस b क्या होता है, या ln a माइनस b क्या होता है? ln a बाई b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ln a नॉट बाई 80? भाई लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये, ln a माइनस बी हो जाता है ln a नॉट बाई, अगर ln a माइनस बी होगा तो हो जाएगा ln a बाई बी। तो ऐसे ln a नॉट माइनस ln 80 क्या हो जाएगा? ln a नॉट बाई 80, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल टू के टी। तो ये जो आया है, ये है बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कोई कहे मुझे इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, तो ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग। तो आपको कुछ मत करना, यहां पे लिख दो 2.303 लॉग a नॉट बाई 80 इज इक्वल टू के टी। ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, मन की खेती है भाई। ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो नेचुरल लॉग है ना, इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लगा दो आगे, बस सिंपल। बोलो क्लियर है? अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। क्या सुनेंगे? वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही याद रखो, सिर्फ आपको यही याद रखना है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिखा हुआ है ln
ए नॉट अपान 80 इज इक्वल टू KT। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं एक काम करूं, मैं चाहता हूं कि 80 ऊपर चला जाए, ए नॉट नीचे आ जाए। तो अगर मैं ऐसा करूंगा कि मैं 80 को ऊपर ले जाऊं, ए नॉट को नीचे ले आऊं, तो क्या यहां पे मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू मैथ्स बिल्कुल लगाना पड़ेगा। 80 को ऊपर ले जाऊंगा, ए नॉट नीचे आएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। इक्वल टू KT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस माइनस को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा ln 80 अपान ए नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। अब सुनो मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, मैं तुम्हें पता है ना, मैं ln को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ln को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूं। तो क्या करूंगा, अगर मैं ln को हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपान ए नॉट, और ln को हटा करके इसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो हो जाएगा e के पावर माइनस KT। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ln हटाया तो इधर हो जाएगा e के पावर माइनस KT। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 80 इज इक्वल टू ए नॉट e के पावर माइनस KT? बिल्कुल लिख सकता हूं मालिक। इसको लर्न रखने का, हाँ चीची, ये बात जो मैंने बताई है इसको जीवन भर याद रखने का। तो ये भी एक चीज है, पहला एक ये और एक ये दोनों चीज आपको लर्न करके रखना है। 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस KT, ये भी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है क्या? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे पूछा जा सकता है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी पढ़ लो भाई। अगर हमें हाफ लाइफ बताना है किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। क्या जानना इंपॉर्टेंट है? हाफ लाइफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। चलो भाई, पहले तो बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ये तो होता है ln ए नॉट अपान 80 इज इक्वल टू KT। यही तो होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, कितना होता है? ln ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू KT। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है? वो टाइम जब हमारा जो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना हो जाए? ए नॉट बाई 2 हो जाए। यही तो होता है हाफ लाइफ। बिल्कुल, तो आप कुछ मत करो, यहां पे ए नॉट बाई 2 पुट कर दो, तो ln ऊपर तो ए नॉट है, ए नॉट ही रहेगा, 80 की जगह पे हो जाएगा ए नॉट बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू के, यहां पे हो जाएगा टी हाफ। तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना भाई, 80 की जगह पे ए नॉट बाई 2 का तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ln, और ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ए नॉट से ए नॉट कट गया, 2 ऊपर चला गया तो हो जाएगा ln 2 इक्वल टू के टी हाफ। अच्छा, ln 2 को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं, 2ln को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 की पावर 2, यही तो होगा। हाँ, इज इक्वल टू के टी हाफ, इक्वल टू कितना हो जाएगा? के टी हाफ। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से मैं पूछूं तुमसे टी हाफ कितना होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.693। इसको आप चाहे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 0.693 लॉग बेस 10 के पावर 2 इंटू 2.303, ये हो जाएगा 0.693, और ये हो जाएगा के टी हाफ। तो टी हाफ जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये आपको लर्न रखना है। इट इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे आपको हमेशा लर्न करके रखना है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सुनो एक बात बताओ, अगर मैं अगर मगर बे इधर सुन बे, इधर सुन, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करूं, मतलब 80 को चेंज करूं टाइम के साथ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हाफ लाइफ पे? नहीं भाई, टी हाफ क्या डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे? नहीं, डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई, ये तो डिपेंड कर रहा है के पे ना, रेट कांस्टेंट पे। क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। तो इसका भी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये से कांस्टेंट आ जाएगा। टी हाफ जो होता है वो 80 पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी चेंज करो कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, टी हाफ और ए नॉट के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है ए नॉट बाई 0.693 बाई के। और भैया यहाँ पे तो कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं,
कंसेंट्रेशन कुछ भी चेंज करो। अब न्यूमेरिकल पूछेंगे, न्यूमेरिकल इतना आसान आता है, उसमें आपको 80 भी देंगे, A0 भी देंगे, अब बच्चे लगाएंगे 80 A0, जबकि काम उसका कुछ है ही नहीं। मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन के, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये PYQ आया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन की ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देन हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो कितने आसान सवाल है, और नीट का क्वेश्चन है। आप बताओ, नीट 2018 का सवाल है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 मिनट इनवर्स, मतलब के की वैल्यू आपको दिए हैं 0.693 मिनट इनवर्स, और आपसे पूछ रहे हैं हाफ लाइफ बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी है 0.693, और ये मिनट में है, तो भाई 0.693 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, तो 1 मिनट सही है। बोलो क्लियर है, कितना आसान सवाल है, बोलो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो यार, मैं सिंपली बात बताऊं, जैसे अभी तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है, वैसे ही हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है। पहले हमने रेट लिखा के a⁻², अब इसको इक्वेट कर दिया -dA/dt के, तो हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आया वो ये निकल के आया। आपके नीट और जेईई एग्जाम में डेफिनेशन डेरिवेशन काम की नहीं है, बस आपको सिंपली ये पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 1/80 - 1/A0 = kT, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, बस आपको यही लर्न करके रखना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अच्छा, अगर मैं 1/80 और t के बीच का ग्राफ बनाऊं, 1/80 और t के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देखते हैं कैसा बनेगा। भाई आप 1/80 को y एक्सिस पे मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा +c, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट कितना है बताओ, इंटरसेप्ट कितना है, यह 1/A0, इंटरसेप्ट कितना है, यह 1/A0, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, और स्लोप इसकी पॉजिटिव है, कितनी है, स्लोप इसकी बराबर है k की, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। टी हाफ में क्या करना है, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A0/2, तो अगर आप 80 की वैल्यू A0/2 पुट कर देंगे, तो जो हमारा टी हाफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा हाफ के A0। टी हाफ कितना निकल के आएगा, 1/KA0। कुछ नहीं करना है यार, टी हाफ लाइफ क्या होता है, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80 क्या हो जाए, A0/2 हो जाए, तो अगर 80 की जगह पे A0/2 पुट करेंगे तो जो हाफ लाइफ निकल के आएगा हाफ KA0। अब अगर मैं टी हाफ और A0 के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A0 के, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिंपल। भाई इसका ग्राफ तो आपको याद ही हो गया, ये भी आपको याद हो गया, अब क्या करना है, काम तो सिंपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। जैसे हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं, बिल्कुल झूठे होते हैं, वैसे ही स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये झूठी होती है, झूठे लोगों की कोई पहचान नहीं होती है ना। कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं जिसको आप जिंदगी में नहीं जान सकते हो, मतलब अगर आप सोचो कि आप उनके झूठ को पहचानने की पूरी कोशिश करो तो भी आप उनके झूठ को नहीं पहचान पाओगे। मतलब मैं हकीकत बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना सफेद झूठ बोलते हैं, मतलब अच्छा तब लगता है जब कोई झूठ बोलता है और आपको सच्चाई पता है और आप आराम से उसकी बात को सुन रहे हो, तब जो सुकून आता है वो कहीं नहीं आता है। हाँ, और झूठ बोलने में तो ऐसे ऐसे प्रचंड विद्वानों को मैंने देखा है ना, कि जैसे वो झूठ का पेड़ है, मतलब वो कभी सही बोलते ही नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं वो। और यार मैं तुम्हें एक हकीकत बता रहा हूं, झूठ बोलने से ही तो इस देश की राजनीति चलती है। तुम सोचो, वादे करते हैं, कितने वादे करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं उसके चक्कर में, लोग वादे करके चले जाते हैं। हम लोग को ना हमेशा से बांटने का काम किया गया है, झूठ बोल बोल के हम लोग को हमेशा से बांटने का काम किया गया है। जब उन्हें पता है ना कि हम लोग यूनाइट है, हम लोग धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे। अब जैसे जब आपको एजुकेशन मिलती है तो आप समझ पाते हो कि धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है, होती है, आपको अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए, पर आपको किसी धर्म के इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये एजुकेशन ही सिखा सकती है। हिंदू मुस्लिम ये तो एक बांटने का एक तरीका है।
आप सोचो कि हमारे देश को कितना बांटा गया। अभी भी लोग, यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमको हमेशा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं, मुस्लिम में सिया सुन्नी के नाम पे बांटते हैं, हिंदू में तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम शर्मा हो, तुम तिवारी हो, तुम मिश्रा हो, मतलब हर जगह पे लोगों ने बांट दिया। इवन एक ब्राह्मण में भी कई वैरायटीज बन गई और उसमें भी लड़ाई होती है। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, मतलब हमेशा से लोगों को बांटा गया क्योंकि डर है उन लोगों को। राजनीति इसी से चलती है। अगर सब लोग यूनाइट हो गए, अगर सबकी सोच पवित्र हो गई, तो फिर वो जो धर्म के नाम पे लड़ा करके वोट बैंक जीतने का काम करते हैं वो तो बंद हो जाएगा सब। ये जो धर्म के नाम पे लड़ा करके हमको आपको भड़का करके वो जो सत्ता हस्तांतरण करते हैं, इनका तो पूरा कारोबार बंद हो जाएगा। तो इनकी हर बार एक चाल रहती है कि इस बार धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, इस बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे, इस बार मंदिर के नाम पे लड़ाएंगे, इस बार मस्जिद के नाम पे लड़ाएंगे और ये सब बटेंगे। कभी कोई एजुकेशन के नाम पे क्यों नहीं लड़ता है? हमेशा इनका मुद्दा धर्म क्यों होता है? कि ये नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं बात करते हो एम्प्लॉयमेंट पे? एम्प्लॉयमेंट को मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते हो? उन्हें पता है ना कि इससे काम नहीं चलेगा। लोगों को भड़काना है तो फ्री में राशन दे दो। फ्री में राशन देते हैं। अब लोग कहते हैं कि भैया हम तो मोदी की नमक खाए हैं, ऐसे बोलते है ना। मतलब ठीक है, आप अच्छी बात है, आप किसी कोई पॉलिटिशियन आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर आप कम से कम सोचो समझो ना। आप सोच समझ के वोट करो। झूठ बोल के पूरी राजनीति चलती है, झूठ झूठ से ही सब कुछ होता है। चलो यार पढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो देर हो जाएगी। हम लोग पढ़ते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनका एक्चुअल में तो ऑर्डर ज्यादा होता है। एक्चुअली में इनका ऑर्डर क्या होता है? ज्यादा। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, उसकी ऑर्डर 3 है, एक्चुअल में तो उसका ऑर्डर 3 है, बट उसको हम चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में। एक्चुअल में तो उसका ऑर्डर 3 था, बट उस रिएक्शन को हमने कन्वर्ट करके सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इनका कोई ऑर्डर ही नहीं, इनका ऑर्डर फॉल्स है ना। स्यूडो मतलब फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है? A pseudo order reaction is a reaction that is actually of higher order, एक्चुअली में हाई ऑर्डर है, बट बिहेव्स लाइक अ लोअर ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन लिमिट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारे सिलेबस में ना 2 स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। एक ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। बस यही 2 चीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। यही 2 रिएक्शन हमें पढ़नी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये 2 स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको लर्न करके रखना है इसे। अब हम बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये क्या है? ये एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कैसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन मैं आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है, CH3 COO C2H5, यहाँ पे जो COO है ये ईस्टर है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तभी तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? वाटर के साथ रिएक्शन। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो जानते हो क्या होता है? एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, H+ के प्रेजेंस में। इसी वजह से देखो इसका नाम पड़ गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है आप समझो। जब ऐसा होता है तो यहां से ये टूट जाता है CH3 COO माइनस में, और ये टूट जाता है C2H5 प्लस में। वाटर टूटता है H+ में और OH माइनस में। अब क्या होगा? इसका प्लस इसके माइनस के साथ भाग जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ भाग जाएगा, तो बनेगा क्या? बनेगा CH3 COOH, और क्या बनता है बेटा? और बनता है C2H5OH। यही 2 चीज हमारी प्रोडक्ट बनती है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो ऐसी ही होती है। बोलो याद रहेगा? हाँ सर ये याद रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन की रेट लिखो, रेट कितनी होगी? तो रेट मान लेते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये हमारी जो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। हाँ एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी, है ना, ये इसकी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लो मैंने इसको बैलेंस कर दिया, अब इसके रेट को लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, और यहां पे हो जाएगा CH3 COO C2H5, फिर
हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, और फिर यहाँ पे H प्लस, ये भी तो रिएक्टेंट है भाई, एसिड, ये सारे रिएक्टेंट है, CH3CO, C2H5, H2O, H प्लस, ये सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट ही तो है, H प्लस। तो रेट हमने लिखा तो R इक्वल टू K, CH3CO, C2H5, H2O और H प्लस, क्योंकि रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट क्या आ गया। अब आप मेरी बात को समझो, अगर ये सब ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इसकी पावर होगी, तो इसका भी पावर 1 होगा, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और इसको भी मैंने 1 ही बोल दिया, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो 1 है। H प्लस मतलब कोई एसिड है, ठीक है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है वही इसका पावर बन जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, अब तो इसका ऑर्डर 3 है, 3 है तो ये हाई ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर हम कुछ एज्यूम करें, कुछ हम एज्यूम करें, जैसे कि मान लेते कि जो पानी है ये एक्सेस है, एक्सेस में क्या है, वाटर है, H2O है, पानी ना एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में है। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है, अब अगर ये रिएक्शन हो रही है कोई ज्यादा मात्रा में है, तो क्या उसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, भाई ये तो समुद्र है, पानी बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, तो रिएक्शन होने से उसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब एक्सेस H2O मान लेते हैं तो इसकी जो कंसेंट्रेशन हो जाती है ना, है ना, इसकी जो कंसेंट्रेशन हो जाती है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, इसकी जो कंसेंट्रेशन है इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो यानी H2O की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गई। अच्छा तो एक बात बताओ, यहाँ पे K भी एक कांस्टेंट है और H2O भी एक कांस्टेंट है, तो अगर दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, भाई वाटर को भी तो हमने कांस्टेंट बोल दिया ना, तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नया कांस्टेंट आएगा, भाई वाटर भी तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, K डैश। तो अगर मैं इसी कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेता हूं तो K इंटू H2, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो K डैश हो जाएगा। तो अब हो जाएगा R इक्वल टू K डैश, यहां हो जाएगा CH3 COO C2H5 के पावर 1, और H2O तो खत्म हो गया, यहाँ पे K डैश आ गया, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस के पावर 1। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि H प्लस भी हमारा कांस्टेंट है, इसको भी एक्सेस में मान के इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं कि H प्लस भी हमारी भाई कांस्टेंट में है। अच्छा तो ये भी कांस्टेंट में है और यहाँ पे K डैश है, ये भी कांस्टेंट है, तो K डैश इंटू H प्लस, इसको भी मैं कांस्टेंट मान लिया, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो चलो एक नया कांस्टेंट आ गया K डबल डैश, मान लेते हैं K डबल डैश। तो अब जब इसके रेट लिखूंगा तो K डबल डैश, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा CH3 COO C2H5 के पावर 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझो, आप एक चीज देख रहे हो कि पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, ये रिएक्शन एक्चुअली में इसकी ऑर्डर 3 थी, अब जब हमने H2O को कांस्टेंट किया तब इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2, और जब हमने H2O H प्लस दोनों को एज्यूम कर लिया कि ये कांस्टेंट है, अब इसकी ऑर्डर हो गई 1। तो आपने देखा किस तरीके से हमने थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, है वही रिएक्शन, बस कुछ हमने एज्यूम कर लिया, एक बार वाटर को एक्सेस मान लिया, एक बार H प्लस को एक्सेस मान के कांस्टेंट कर दिया, तो कुछ एजम्पशंस करके हमने क्या किया, हाई ऑर्डर रिएक्शन को लोअर ऑर्डर में लिख दिया। तो यही होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और हमारे सिलेबस में जो है वह है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने देखा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, किस तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हमने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। ये थी आज की हमारी क्लास। बस आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, कभी डरो मत, घबराओ मत, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स पुट ऑफ करते रहो, आपका दिन अच्छा होगा। देखो अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा। आज तुम्हें चारों तरफ से लग रहा होगा कि हमारे लाइफ में अंधकार है, दूर दूर तक प्रकाश की रोशनी नहीं है। कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान खुद पे सेल्फ डाउट करने लगता है, उसको लगने लगता है कि दुनिया तो हमसे आगे जा रही है और हम बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको देख के कई बार ऐसा फील हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, हर चीज का एक समय होता है। भगवान आपको जो कुछ भी देंगे वो एक सही समय पे देंगे, अपने वक्त का इंतजार करो। कोई चीज आपको लेट में मिलने वाली है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धैर्य खो दो।
वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है जिसके अंदर धैर्य और विश्वास बना रहता है। अगर आपने विश्वास खत्म कर दिया खुद के ऊपर, आपकी ये उम्र है, यही वो उम्र है जब सेल्फ डाउट होता है और बहुत लाजमी है। अपने ऊपर धैर्य बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, दुनिया जहां जा रही वहां जाने दो। नेवर बी द पार्ट ऑफ रैट रेस। आप यूनिक हो, हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल होता है और सही समय पे आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। घबराने वाला वक्त नहीं है। अगर आप घबराओगे तो आप वो जो चाहते हो ना अचीव करना, वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये घबराने का समय नहीं है, ये समय है कुछ अच्छा करने का। ये समय है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को समझने का। अगर तुम घबरा गए तो फिर तो भाई हार जाओगे। अगर आपको लंबी रेस फाइट करनी है तो सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है आपके लाइफ में अभी के लिए, वो जरूरी है पेशेंस और मेहनत करना। मेहनत इतनी मेहनत करो, जिस दिन आपने अपने मन से, वचन से, वाणी से, अपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ, मन से, वचन से, वाणी से पूरी केंद्रता लगा दी, अपने फोकस लगा दिया अपने गोल पे, उसी दिन आप सक्सेस को अचीव कर लोगे। सफलताएं आपको मिलेंगी जीवन में और जरूर सफल होगे। बस अपने आप को उस पाथ पे अलाइन करना है, हमें अपने आप को उस रास्ते पे ले जाना है। हार्डवर्क करो, मेहनत करो, हमेशा भरोसा रखो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि शायद दुनिया में वही है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उनके लिए पढ़ना है, हमें उनके लिए अच्छा करना है। हर चीज का समय होता है। ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। जब भगवान देंगे ना तो छप्पड़ फाड़ के देंगे। बस अभी हमें जो करना है वो मेहनत करना है, फेथ रखना है खुद के ऊपर। बुरी से बुरी समय आएगी, बुरी से बुरी परेशानियां आएंगी। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार अच्छा दिन होता है, कई बार खराब दिन होता है, कई बार होता है कि पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन इंसान सेल्फ डाउट करता रहता है ना। ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं कि आप ही उस मानसिक तनाव से होकर के गुजर रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर अलग प्रकार के तनाव है और उससे वो व्यक्ति जूझ रहा है। तो आप ये मत समझो कि ये समस्या केवल आपके ऊपर है। और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अपने आप को खुश रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।